कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे जीवन में प्रकृति का भी एक अलग ही महत्व है। जैसे पहाड़, नदियाँ, अग्नि, हवाएं, पेड़ पौधे, जिन सब से हमें समय समय पर अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें, पहनने की वस्तुएं, बहुत सारी सामग्री हैं। और उसके साथ साथ औषधियाँ, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जो प्रकृति के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। कभी कभी हमारी प्रकृति का हमें प्रकोप भी सहन करना पड़ता है। जैसे अति गर्मी होना, अति सर्दी होना, अति बरसात होना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, भूखमरी फैल जाना। इन सब के समय में जब ये सारी घटनाएं घटती हैं तब हम डर जाते हैं। और आप देखते भी होंगे, कभी न्यूज़ चैनल्स पे प्रकृति का प्रकोप आ गया, प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, दहल गई धरती प्रकृति के प्रकोप से। ऐसी ऐसी आप लोग सूचनाएं सुनते होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। बहुत बाढ़ आ गई है, प्रकृति के माध्यम से प्रकोप बढ़ता जा रहा है, गर्मी का प्रकोप हो या सर्दी का प्रकोप हो। हाँ, अलग अलग समय पे अलग अलग न्यूज़ चैनल पे अलग अलग सूचनाएं मिलती हैं। समस्या ये है कि लोग हमें डरा देते हैं। प्रकृति का प्रकोप होता है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, हलन आता है, इसके साथ साथ बहुत सारी आपदाएं विपदाएं आती हैं। उस समय हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि इस गर्मी से कैसे बचें, इस प्रकृति के प्रकोप से कैसे बचें। ये जो अति गर्मी पड़ रही है, अति सर्दी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है, हे भगवान क्या होगा, इस प्रकृति के प्रकोप से कैसे बचें हम। बस यही रट्टा हम लगाए रहते हैं। और दुनिया भर की न्यूज़, अखबार, पेपर, इन सब में हमें यही की चीज़ मिलती है। लेकिन प्रकृति के प्रकोप का कारण क्या है, पहले हम ये जानें। बचने के उपाय तो बाद में देखेंगे। प्रकृति का प्रकोप क्यों बढ़ रहा है, बढ़ने के भी कुछ कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण, पाप की क्रियाओं का बढ़ना। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब प्रकृति रुष्ट होती चली जाएगी। जैसे मांस का सेवन, मदिरा, भोग विलासता, आतिशबाजी, जीवों की हिंसा, इनके माध्यम से प्रकृति का प्रकोप बढ़ता है। मांस, जैसे कि छोटी सी चॉकलेट, चिंगम, सूअर का मांस इस्तेमाल होता है। ऐसे ऐसे नॉनवेज आप लोग इस्तेमाल करते हो जिनमें पशुओं का मांस डलता है। और पशुओं ने हमें क्या क्या दिया है? गाय से हमें दूध मिलता है। नवजात शिशु के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को लिए, नवजात शिशु के लिए, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए गाय का दूध जरूरी है। भैंस का जो गोबर है, आपकी शादी ब्याह में, मांगलिक क्रियाओं में वो गोबर काम आता है। बकरी का दूध, जब आपके खून की कमी हो जाती है, जिनको आप प्लेटिंग कहते हो, वो गिरने से उस समय में डॉक्टर कहते हैं बकरी का दूध। डेंगू के समय में भेड़ में ऊन देती है, दूध देती है। तोता मनोरंजन का साधन है। खरगोश एक अच्छा सुंदर जानवर है। मोर, जिसको देखने से हमारे कार्य मंगल में होते हैं। घोड़ा, हाथी, इनकी लीद गोबर, हाथी के गोबर से गत्ते बनते हैं। लेकिन हम जब इनको मार देते हैं और इनका मांस खाते हैं, कुछ लोग मांस खाने वाले व्यक्ति वो कहा करते हैं, अगर हम मांस ना खाएं, अंडा ना खाएं तो इस धरती पर जानवर हो जाएंगे, इसीलिए हम मांस खाते हैं। क्यों भैया, तुमने इस धरती का ठेका ले लिया क्या? तुम विश्व के रचयिता बन गए क्या? अगर यही बात जानवर सोचने लगे कि इन मनुष्यों को खाना शुरू कर दो, अगर हम ना खाएं तो इस पूरे विश्व में मनुष्य ही हो जाएंगे। ये बात सही नहीं है, ये तर्क सही नहीं है, कुतर्क हैं। अधिक मांस
जब बढ़ता है मांस कटता है, या फिर ये कहें कि मांस का सेवन होता है। आप लोग चिंगम खाते हैं, उसमें मांस डलता है, बिस्कुट में मांस, कैंडी में मांस, केक में मांस, बिना अंडे के मांस केक नहीं बन सकता। हॉट डॉग, टिक्की, बर्गर, इन सब चीज़ों में मांस आ गया है। अब जानवर तो रहे ही नहीं है। जानवरों के माध्यम से जंगल सुरक्षित रहते हैं, जंगलों के और जानवरों के माध्यम से प्रकृति खुश रहती है, चहकती है, महकती है, लहलाती है। और जब मांस का सेवन होता है, आप लोगों ने देखा कोरोना के समय में भारत के अंदर जब हमने देखा कि शराब, उसके ठेके और मांस, ये दोनों पे बैन नहीं लगा पाई सरकार। क्यों? क्योंकि मात्र देश उसी से चल रहा था। तब लगा, देशवासियों को सज़ा भी मिली, महामारी फैली और लोगों ने एहसास कर लिया, बाज़ार का खाना बंद कर दिया, रात का खाना बंद कर दिया, होटलों के ढाबों के खानों पर बैन लगा दिया। क्यों लगाया? कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे थे। मदिरा का सेवन, जौ से शराब बनती है, बियर बनती है, गेहूँ से शराब बनती है, जौ से बियर बनती है। और आज लेटेस्ट में है नई नौजवान पीढ़ी, लड़कियां हों चाहे लड़के हों। हाँ, बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन आप भी जानते हो सत्यता है। लड़की हों लड़के हों, चैंपियन, बियर, वोडका, ये सब चीज़ तो आम हो गई है, लेकिन उसका फल आपके सामने है। जानते भी हो कितनी बियर बनती है जौ के दानों से। अगर उन बियरों को ख़त्म कर दिया जाए तो भारत की जितनी आबादी, गरीब आबादी है, वो सब भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन हमें तो अपने मौज मस्ती को पूरा करना है। कितनी शराब हम बहा देते हैं, थूक देते हैं, लेकिन उस शराब के पीछे हमने कितने जौ को बर्बाद कर दिया, कितनी फसलें हमने बर्बाद कर दी, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ भोग विलासता, हमारी सालगिरह हो, चाहे हमारा जन्मदिन हो, चाहे हमारी कोई एनिवर्सरी हो, कोई उत्सव महोत्सव, यहाँ तक कि कोई त्यौहार हो, ऐसे ऐसे त्यौहार हैं, उन त्योहारों पे भी हमें आतिशबाजी करनी है, पटाखे जलाने हैं। जी हाँ, तुम्हारी शादी में तुमने सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि पटाखे जलाए थे नहीं जलाए थे? सबने जलाए होंगे। आतिशबाजी करनी तो ज़रूरी है, जब तक आकाश में जाकर के कुछ चकाचौंध ना हो तब तक आनंद क्या आएगा। लेकिन रिजल्ट बहुत बुरा है, उसका परिणाम हमारे सामने है। हमने गलत किया तो हमारे साथ भी गलत हुआ। पटाखे की आवाज़, जो धमाका होता है, उस धमाके से लोगों के दिल दहल जाते हैं। जो कबूतर, कबूतरी, जो तोते हैं, मैना, तोता, इन जानवरों के, पक्षियों के जो अंडे हैं, यहाँ तक कि गायें, भैंस, इनके गर्भ में जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे उन धमाकों को सुनकर के दहल जाते हैं और मर जाते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। जिनकी शादियों में आतिशबाजी हुई है, पटाखे जले हैं, वो लोग रिजल्ट भोग रहे हैं, परिणाम भोग रहे हैं। घरों के अंदर कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, बीमारियां हैं, रोग, शोक, आदि व्याधि, सब कुछ उनके पास है। आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, प्रकृति ने आपको दुख दिया है। अमुक जानवरों को आपने मार दिया। कितने जानवर उस पोल्यूशन से, उस धुएं से मर गए, आपको नहीं पता। कुछ लोग तो कहते हैं जब दिवाली पे पटाखे जलेंगे ये सारे मच्छर भाग जाएंगे, और हम इसलिए ही जला रहे हैं कि सारे मच्छर मर जाएं। कोई बात नहीं, आप कर लो, लेकिन फल उसका भोगना पड़ेगा। महानुभाव, प्रकृति का अगर प्रकोप है तो कहीं ना कहीं हमने पाप की क्रियाएं करी हैं, हिंसा करी है, भोग विलासताएँ करी हैं। उसके कारण हमने प्रकृति के प्रकोप से लड़ने के लिए हम विवश हो गए हैं। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व परेशान है। अति गर्मी, अति सर्दी, या तो सर्दी ही सर्दी है, या गर्मी ही गर्मी है, या बरसात ही बरसात है। जहाँ देखो पानी पानी, बाढ़ बाढ़ और बाढ़। जिसको फसल के लिए पानी चाहिए, जब चाहिए तब नहीं होता है। मार्च के समय में, बैसाख के समय में फसल कटने का समय आया है, उसी समय ओले पड़ गए, सारी फसल नष्ट कर दी। क्यों? तुमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया था, प्रकृति ने अपना बदला ले लिया। इसलिए प्रकृति के प्रकोप के कारण में पहला कारण आता है पाप क्रियाओं का बढ़ना। दूसरा, प्रकृति का दुरुपयोग होना। जैसे मकान को बार बार बनाना,
पैसा हम पे बहुत ज़्यादा है। एक काम करो, किसी को दिखाना है कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए काम करो, मकान को उतार दो, दोबारा बना लो। इस कॉलोनी में मकान लिया है तो अब कोई बात नहीं, दूसरी कॉलोनी में लेंगे, वहाँ पर अच्छे से अच्छा पत्थर लगाएंगे। ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए इसको बेच के दूसरा लेंगे। हमें बढ़िया से बढ़िया पत्थर चाहिए, बढ़िया से बढ़िया लकड़ी चाहिए, इटालियन, जर्मनी, इंडियन, चाइनीज़, ऐसी ऐसी लकड़ियाँ और कोटा स्टोन, बिजोलिया, बढ़िया से बढ़िया हमें पत्थर चाहिए। लेकिन उस पत्थर के लिए आपने कितने पेड़ों को काट दिया है, कितने पहाड़ों को ख़त्म कर दिया है, कितने पेड़ों को लकड़ी के कारण आपने काट दिया है, आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें तो बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर वाला मकान चाहिए, उसमें पत्थर का भी अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए, दीवारें भी सजी भी होनी चाहिए। मात्र मेरे मन को संतुष्टि पहुंचाने के लिए कितने पहाड़ हमने ख़त्म कर दिए हैं, कितने पेड़ हमने काट डाले हैं। आपका एक दरवाज़ा खड़ा होता है, उसके लिए 2 पेड़ कटते हैं। आपने कितनी खिड़की, कितने दरवाजे खड़े कर दिए हैं और कितने पेड़ों को काट दिया, हमें कोई मतलब नहीं। हमें समय पे बारिश चाहिए, हमें समय पे धूप चाहिए, हमें समय पे गर्मी, हमें समय पे ठंड चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि प्रकृति के लिए हमने किया क्या है। हमें मकान बनाना है, बढ़िया से बढ़िया बनाना है, ये पसंद नहीं आया तो दूसरा लेंगे, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा लेंगे, लेकिन उससे हमने कितना हानि पहुंचा दी है, कोई मतलब नहीं। इसके साथ साथ कपड़े, मौज मस्ती के लिए, मकान के साथ साथ हम जो कपड़े पहनते हैं मौज मस्ती के लिए, अगर अपने घर की मकानों की कबर्ड खोल, आप कपड़े की जो अलमारी है वो खोल दी जाए, सुबह खोली है तो शाम तक आप उससे फ्री नहीं होगे समेटते समेटते, इतने कपड़े हैं। पहले के लोग 5-7 जोड़ी कपड़े रखते थे, उसमें पूरा महीना साल भर गुजार लिया करते थे। होली, दिवाली या रक्षाबंधन, 3 त्यौहार हुआ करते थे। इन तीनों त्योहारों में से एक नहीं तो 2 त्यौहार पे कपड़े मिलते थे। 6 महीने में एक बार कपड़े बदले करते थे। आज तो शादी के 5 दिन है, अगर त्यौहार के 5 दिन त्यौहार मनाना है या शादी में 5 दिन जाना है तो उन 5 दिन के कपड़े भी एक में पीले पहनने, एक में नीले, एक में काले, एक में लाल, एक में सफ़ेद, एक में हरे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है तो उसमें भी पीले रंग का कुर्ता अलग, नीले रंग का कुर्ता अलग, जन्म कल्याणक पे अलग, तब कल्याणक पे अलग। क्यों भैया, एक से पहन लोगे तो क्या तुम धर्मात्मा नहीं हो? लेकिन इस दिखावे के कारण इस कपड़े से, जानते हो ये कपड़े का जो धागा बनता है कपास से बनता है, प्रकृति में इसका सहयोग है। अगर ये कपास ना हो तो ये धागा ना बने। ये भेड़ की जो ऊन है उनसे धागा बनता है। अगर इन जानवरों को जो तुम मार देते हो, अगर ये जानवर ना हो तो तुम कपड़े नहीं पहन पाओगे, नंगे घूमते रहोगे। कितने कपड़े हम बर्बाद कर देते हैं, हमें पसंद नहीं है, रिजेक्ट, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमने प्रकृति का नुकसान कितना किया। पानी, कई लोग मकानों की छत पे नहीं जाते हैं, वो शमशान में जाना पसंद करते हैं या पार्क में या सूने स्थानों में, बस स्टैंड पे बैठना पसंद करते हैं, लेकिन छत पे नहीं जाते। कारण क्यों नहीं जानते हो? मकानों की छतों पे जो टंकियाँ रखी हैं पानी की, उनमें से जब पानी बहता है तो उनकी आत्मा तड़पती है। और अगर उनके कोई टोक दे, सुनो तुम्हारी मोटर के चल रही है, 2 घंटे हो गए, टंकी से पानी बह रहा है, शांति से बैठो, तुम होते कौन हो हमें टोकने वाले? अगर कोई टोक दे तो फिर हम उसको ठोकने के लिए तैयार है, चाहे गलती हमारी हो। कितना पानी हमने बर्बाद कर दिया है, पूरा भारत, पूरा विश्व परेशान है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन हमारी टंकियों में पानी कितना निकल जाता है, कितना पानी बह जाता है। लोगों ने छतों पे जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बर्बादी को हम देख नहीं सकते, ना कह सकते, ना सह सकते, और उसका रिजल्ट हमारे पास है। तुमने दुरुपयोग किया, जिसका तुमने पानी का दुरुपयोग किया तो तुम्हारे पास पानी नहीं है। तुम्हारे पास अन्न की भी कमी रहती है, सामग्रियाँ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उसका दुरुपयोग किया। महानुभाव, अगर सही वस्तु का सही उपयोग ना करो तो वो वस्तु तुमसे छीन ली जाएगी। इसलिए आप लोग जो करते हो अपनी मौज मस्ती के कारण, प्रकृति का दुरुपयोग जो कर रहे हो, भोग विलासता, मनोरंजन के कारण। मुझे शुक्रवार की रात को पहले से ही डिसाइड कर लिया है, मंडे के दिन ही, कि अगले फ्राइडे को हमें कहाँ जाना है। शुक्रवार की नाइट को, जैसे कि मेट्रो सिटी, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर। दिल्ली में सिस्टम ये है कि फ्राइडे की नाइट को अपना या तो ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर मंसूरी, शिमला अपना नाइट को निकल गए। सैटरडे मनाया, संडे मनाया, संडे की नाइट को आए, रात को वहाँ पर रुके और सुबह को तैयार होकर के सीधा ऑफिस।
हमें बढ़िया से बढ़िया सड़क चाहिए, अच्छे से अच्छा हाईवे चाहिए। मनोरंजन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जानते हो उन अच्छी सड़कों के लिए कितने जंगल कट गए, कितने पेड़ पौधे कट गए, कितने खेत खत्म हो गए। हम चिल्ला रहे हैं चीख चीख करके, पूरा भारत चाहता है कि प्रकृति का प्रकोप ना मिले हमें। सही समय पे बारिश हो, सही समय पे हरियाली हो, सही समय पर पेड़ पौधे अपना काम करें, सही समय पर वर्षा मिले, सही समय पर धूप या फिर सर्दी गर्मी बरसात हो। लेकिन आपने उसके लिए किया भी क्या है? हर व्यक्ति की डिमांड है, हर व्यक्ति चाहत रखता है, लेकिन चाहत रखने वाले को कुछ देना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तुमने प्रकृति के लिए किया क्या? अपनी मौज मस्ती के लिए जो आपने अच्छी सुविधाएं मिल जाए, हम बढ़िया से बढ़िया टोल टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी सोचा उस रोड को बनाने के लिए कितने पेड़, कितने पौधे, कितने जंगल नष्ट हो गए, कितने खेत खलियान खत्म हो गए, मात्र हमारी मौज मस्ती के लिए। प्रकृति का दुरुपयोग करना ये, और उसके साथ साथ अति भोग विलासता, जैसे शादी पार्टी, जन्म दिवस की पार्टी, मौज मस्ती इत्यादि, इन सब कारणों से हमने कितना व्यर्थ कर दिया। शादी में हिसाब लगा लेना, आपसे भी कह रहे हैं, जितनी शादी आप लोगों ने करी है, उन शादियों में चाहे अपने बेटे की, बेटी की, अपनी या अपने भाई बहन की शादी करी होगी, करोड़ रुपए लगाए होंगे, 10 करोड़, और कई लोग तो अरब रुपया भी खर्च कर देते हैं। लेकिन उस करोड़ों को खर्च करने के बाद क्या किसी एक गरीब से कहा कि सुनो आ जाना शादी में और तुम्हारे लिए भी उसमें भोजन बना होगा? बड़ा मुश्किल काम है। और शादी हो गई है, आप तो घर चले गई, कितना भोजन उसमें बच गया है, हमें कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये होता था कि अगर भोजन बच गया है तो जो गरीब हैं उन लोगों को, भिखारी जिनको कहते हैं, बिठा दिया और बिठा करके उनको अपने हाथ से परोसते थे कि सुनो, जानते हो शादी के बाद भोजन किस लिए होता है? इसलिए नहीं होता मौज मस्ती के लिए। शादी के बाद भोजन इसलिए किया जाता है कि सब गरीबों को भोजन करा करके जो गरीब हैं वो हमें दुआ दें, जिससे कि हमारा शादी का गृहस्थ जीवन आनंद से व्यतीत हो सके। लेकिन आपने उसकी परिपाटी बदल दी है। शादी माने मौज मस्ती, भोग बस्ती, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज शादी के जस्ट शादी, इधर शादी करी है और उधर घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, बीमारी, रोग शोक आदि व्याधि सब कुछ हैं। और पहले के लोग शादी करने के बाद ऐसा बबुआ सा बच्चा हुआ करता था, पढ़े लिखे बच्चे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ रिजल्ट हमारे सामने है। हमने प्रकृति का नुकसान किया तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रकृति, अति भोग विलासता के कारण प्रकृति का प्रकोप बढ़ता है। और अंतिम चौथी बात, ज़्यादा प्रदूषण होना, इससे भी प्रकृति रुष्ट है। कारण एक घर के अंदर एक व्यक्ति केमिस्ट है और उस केमिस्ट की दुकान वाले व्यक्ति के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे लगा लो, और 3 बच्चों में 5 मेंबर हो गए, पति पत्नी, 2 बच्चे, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। सब बच्चों के पास स्कूटी है, पिता के पास गाड़ी है, माँ के पास, माँ को चलानी नहीं आती तो ड्राइवर रख लिया, उसके पास गाड़ी है। सब लोग कह रहे हैं पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, बहुत प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है। लेकिन सोचा कहीं इस प्रदूषण के पीछे हम तो नहीं हैं। सरकार कर क्या रही है? सरकार क्या करेगी? गाड़ी तो तुम्हारे पास है, एक गाड़ी से भी आप काम चला सकते हो, 2 रख लो, जरूरी थोड़ी ना है 5 सदस्य 5 गाड़ी। जिंदगी दिखावे से नहीं चलती, जिंदगी स्वयं को देख करके जी जाती है। प्रकृति का प्रकोप आपने बढ़ाया है, आपसे रुष्ट है, आपको ही ठीक करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, जानते हो पेड़ पौधों की दशा क्या है? जब लोग सुबह घर से बाहर निकलते हैं, रात को लौट के आते हैं, तो नाक साफ करके देखना, काला मल निकलता है उस पोल्यूशन के कारण, चेहरा काला हो जाता है पोल्यूशन के कारण। उस कारण के लिए आप भी एक कारण हैं। इसलिए प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए आप लोग ये जो काम करते हैं, कि प्रकृति का प्रकोप इन्हीं कारणों से बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात पूछता है कि प्रकृति के बढ़ते प्रकोप का क्या कारण है? तो वो यही कारण है, पाप क्रियाओं का बढ़ना। मांस का सेवन जब ज़्यादा होने लगेगा तब प्रकृति रुष्ट हो जाएगी। प्रकृति का दुरुपयोग होने लगेगा या अति भोग विलासता और ज़्यादा प्रकृति का नुकसान जब करोगे आप, पोल्यूशन, धुआं इत्यादि के माध्यम से, उस समय में समय पर वर्षा ना होना,
अति गर्मी होना, अति बरसात होना, अति सर्दी होना, ये सब कारण प्रकृति के रुष्ट होने के कारण है। और उसमें एक नहीं, पूरा देश भी हो सकता है और पूरा विश्व भी हो सकता है। जो आप आज पूरा विश्व परेशान है, प्रकृति का प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप, लेकिन पूरा विश्व मात्र सड़कें चमकाने से प्रकृति खुश नहीं होगी। प्रकृति को खुश करने के लिए कुछ उपाय हैं जो करने पड़ेंगे। कौन कौन से? पहला, बारिश का पानी इकट्ठा करो। बारिश हो रही है, वो आपके जीवन जीने के लिए है, उसको व्यर्थ मत करो। उस पानी को समुद्र में मत जाने दो, उस पानी को व्यर्थ मत होने दो। पहले के लोग पानी को इकट्ठा करा करते थे, घरों में गड्ढा किया करते थे, जिसको टाँका कहा करते थे। इसीलिए घरों के अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा करो। दूसरी बात, पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाओ, इससे प्रकृति सुरक्षित रहेगी। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि अगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सब अगर खत्म हो गए तो उसी दिन मानव का विनाश हो जाएगा, देश का नहीं विश्व का सर्वनाश होगा। महानुभाव, पेड़ पौधों का ज़्यादा लगाना, उसके साथ साथ बारिश के पानी को कुएं के माध्यम से, जहाँ ऊपर का पानी आया है जितना आपको रखना है रख लो, लेकिन उसके बाद उस पानी को आप वापस ज़मीन में डालने का प्रयास करें। वो कैसे होता है? बारिश का पानी कुओं के माध्यम से, या जो आपकी बोरिंग की लाइन है उस लाइन से आप वापस बारिश के पानी को ज़मीन में पहुंचा सकते हो। अगर ये काम आप अगर कर देते हो और प्रत्येक व्यक्ति कड़ी से कड़ी जुड़ते चले जाए और पूरा भारत अगर इसमें जुड़ जाए तो याद रखना आप फिर से पानी को प्राप्त कर लोगे। नदियाँ फिर उफान पे आ जाएंगी, कुएं भर जाएंगे। अगर बारिश का पानी वापस ज़मीन में चला जाए तो इससे प्रकृति थोड़ा सा हमारे लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पहाड़ आदि के अवैध निर्माण को रोकें। जो आप लोग घरों को सजाने में अच्छे से अच्छा पत्थर खर्च कर देते हो, पहले के लोग कुटिया बनाया करते थे, उसके बाद लकड़ी के मकान बनाया करते थे, फिर पत्थर के मकान बनने लग गए और चारों तरफ दीवारें चूने गारे की होती थी, नीचे गोबर का फर्श हुआ करता था। बाद में पत्थर लगा दिया, उसके बाद सीमेंट आ गया, लेकिन यहाँ तक सही था। अब हम अपने घरों के अंदर बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगा रहे हैं, अच्छे से अच्छे रंगीन रंगीन पत्थर लगा रहे हैं। जानते हो इस कारण कितने पहाड़ खत्म हो गए? जहाँ जाओ वहीं क्रेशर 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 और क्रेशरों के माध्यम से कितने पहाड़ खत्म हो गए हैं। उन पहाड़ों के खत्म होने के बाद नए नए रास्ते निकल गए हैं। इसलिए पहाड़ों के अवैध निर्माण को आप रोकें। वहाँ पर ये काम अगर आप नहीं कर सकते तो प्रत्येक व्यक्ति का एक, महात्मा गांधी जी से भी एक शिक्षा ले सकते हो। उन्होंने अपने जीवन में एक दुपट्टा और एक धोती इसको पहन करके पूरा जीवन जिया। क्यों? क्योंकि मेरे माध्यम से प्रकृति का नुकसान ना हो, क्योंकि ये धागा भी पेड़ पौधों से बनता है, कपास से बनता है। ये सोच थी, इसीलिए आज पूरा विश्व उनको राष्ट्रपिता कहता है, महात्मा गांधी कहता है। महानुभाव, अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सोच रख ले तो कोई हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि मेरे अकेले के सोचने से क्या होगा। तो जब सब मिलकर के आप सोचना शुरू करो, आप सोचोगे तो आपके बच्चे सोचेंगे, आपका परिवार सोचेगा, आपका परिवार सोचेगा, आपका पड़ोसी सोचेगा, आपके पड़ोसी ने सोचा, उसके पड़ोसी ने सोचा, ऐसे करके एक गली, फिर गली के बाद मोहल्ला, मोहल्ले के बाद कॉलोनी, और कॉलोनी के बाद नगर, जिला, कस्बे, शहर और नगर, महानगर, और उसके साथ साथ देश जुड़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम सुरक्षित होते चले जाएंगे। प्रकृति ने हमें दिया ही दिया है। छोटा सा बच्चा पेड़ के पास गया, पेड़ बड़ा खुश हुआ, उसने फल तोड़ करके अपने पेड़ ने अपना फल नीचे गिरा दिया, बच्चे ने उठा के खा लिया और वो बच्चा रोज आता, फल उस पेड़ उसको रोज़ फल देता। पेड़ ने बच्चे से दोस्ती कर ली, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा आया उदास था, पेड़ ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा कुछ नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पापा कहते हैं व्यापार करो, क्या करूँ? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे वृक्ष पे बहुत सारे फल हैं, इन्हें बेच आओ। बेच आता है,
व्यापार करता है, रोज आता, फल तोड़ता। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, शादी हो गई, उदास था। पेड़ ने पूछ लिया क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं कि अब मकान चाहिए, मेरी पत्नी भी चाहती है कि एक नया मकान चाहिए। ठीक है, घबराओ मत, मेरे वृक्ष पे जितनी लकड़ी हैं सब ले जाओ, तुम अपना मकान बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अपने पेड़ अपनी सारी लकड़ियाँ दे देता है। वो लड़का धीरे धीरे सारी लकड़ियों को काट करके अपना घर बना लेता है। पेड़ ख़त्म हो जाता है, वो लड़का अपनी गृहस्थी बसाता है, बच्चों में रम जाता है और धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। एक दिन थका हारा आता है, पेड़ कहता है बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, आज क्या बात है, उदास क्यों हो? अब तो मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। कुछ नहीं, मैं थक गया हूँ, फिर आराम करना है, बैठने का मन है। कोई बात नहीं, मेरा ठूठ बचा है, उस पे बैठ जाओ। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, हमने प्रकृति से लिया ही लिया है। अगर हम प्रकृति को देना सीख जाएं तो महानुभाव प्रकृति हमें भी देगी। आज हमारे दिखावे के कारण, मात्र एक दिखावे के कारण पूरा विश्व परेशान है। हमारे मकान सजाने के कारण, हमें बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने के कारण पूरा विश्व परेशान है। हमने कितने पेड़ काट दिए, कितने पहाड़ काट दिए, हमें कोई मतलब नहीं है। उसके साथ साथ आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, मकान अगर बनाते हो तो हवादार बनाओ। गर्मियों में हवादार मकान होना ज़रूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो आप एसी लगाओगे, कूलर लगाओगे, पंखे लगाओगे, और अगर ये लगाओगे तो बिजली का बिल देना पड़ेगा, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और बारिश के समय के लिए एक टाँके की व्यवस्था जरूर करें। बारिश के पानी को आप, जिसको स्वर्ण कुंड का है, स्वर्ण जल का है, औषध शास्त्र में लिखा है, उस पानी को पी करके आपके पेट के रोग ठीक होते हैं। वो आपने सुना भी होगा, ओले को खाने से पेट ठीक हो जाता है। ओला क्या है? बारिश का पानी है। इसलिए मकानों को हवादार बनाएं और उसके साथ साथ मकानों में बारिश का पानी इकट्ठा करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।